गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल ध्रुव डिफेंस अड्डा में। आज हम फिज़िक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस चैप्टर को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं तो फिर आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सारी की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। प्रकाश। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो खुद अदृश्य रहता है पर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, एक एनर्जी का रूप है जो खुद तो दिखता नहीं है लेकिन किसी भी वस्तु को दिखाता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी वस्तु देख सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वस्तु है, अगर प्रकाश उस वस्तु से टकराएगा तभी वो वस्तु हमें दिखेगी, जबकि ऐसा नहीं है कि वो हमें आँख से दिखती हो। दिखती तो वो हमें आँख से ही है, मतलब जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं देख सकते। जैसे हम अंधेरे में हैं, अंधेरे में कोई वस्तु है तो वो दिखेगी ही नहीं, लेकिन जब उस पर प्रकाश पड़ेगा तो वह प्रकाश हमारी आँखों से टकराता है और वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के गुण, तो प्रकाश दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है तरंग, दूसरा होता है कण। यानी प्रकाश जो विकिरणों के आधार पर होता है वह दो प्रकार का होगा, एक तरंग के आधार का होगा, एक कण के आधार का होगा। पहला क्या है? प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट, प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। कब दिया था? 1678 ईस्वी में दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश तरंग का सिद्धांत हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में दिया था। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश किसके रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी प्रकाश कैसी तरंगें होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, यानी ट्रांसफर वेव। ठीक है, आगे चलते हैं। जब किसी माध्यम में कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। यानी जब किसी माध्यम में कोई किरण जो है संचालित होती है, कोई तरंग संचालित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपन करने की दिशा के अनुसार तरंगों के दो प्रकार होते हैं। यानी कंपन करने के अनुसार तरंगों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अनुप्रस्थ, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य। तो हमारी प्रकाश तरंगें जो हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें हैं और अनुदैर्घ्य तरंगें कौन सी तरंगें होती है? तो वो ध्वनि तरंगें होती हैं जो अनुदैर्घ्य होती हैं। तो सबसे पहले जाएंगे अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। तो जो तरंगें किसी भी माध्यम में इस तरीके से चलती हैं वो कहलाती हैं हमारी अनुप्रस्थ तरंगें, और जो तरंगें किसी भी माध्यम में इस तरीके से चलती हैं बिंदी के रूप में वह कहलाती हैं हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। अगर प्रकाश को आगे बढ़ना है तो उसको कोई भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए कोई भी रास्ते की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं भी जा सकता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। प्रकाश हमेशा कैसा चलता प्रतीत होता है? सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। प्रकाश का जो अधिकतम वेग है वो कहाँ होता है? तो प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। अब निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा खोखला पाइप या ऐसी खोखली जगह जहाँ पर कोई भी गैस उपस्थित ना हो, यानी उसके अंदर कोई भी गैस नहीं होती है, उसको निर्वात बोलते हैं। और प्रकाश का जो अधिकतम वेग होता है वो निर्वात में ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का अधिकतम वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। तो हमने क्या देखा प्रकाश के बारे में कि प्रकाश जो है विकिरणों के आधार पर दो प्रकार का होता है, तरंग और कण। ठीक है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। कब दिया था? 1678 में दिया था। ठीक है, प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। प्रकाश तरंगों को संचारित रहने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश तरंगें सबसे ज़्यादा निर्वात में वेग करती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रकाश की चाल है।
प्रकाश की चाल किस में कितनी रहती है, यानी कौन से माध्यम में प्रकाश तेजी से गुजरता है, कौन से माध्यम में धीरे से गुजरता है। तो चाल के माध्यम में, अब चाल का जो माध्यम है वो अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अब अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक होता है किसी भी माध्यम का वह गुण जिससे यह पता चलता है कि प्रकाश किस गति से वेग करेगा, वह अपवर्तनांक कहलाता है। किसी भी माध्यम का वह गुण जिससे पता चलता है कि प्रकाश किस वेग से गति करेगा, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आगे क्या, चाल का माध्यम के अपवर्तनांक, जो भी प्रकाश की चाल रहती है वह जिस माध्यम से गुजर रहा है उसके अपवर्तनांक पर निर्भर रहता है। ठीक है, जिस अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा उसमें चाल उतनी ही कम होगी, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें जो प्रकाश का वेग रहेगा ना उतना ही कम होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे निर्वात में प्रकाश किस गति से चलता है, कांच में किस गति से चलता है और पानी में किस गति से चलता है। तो निर्वात में जो प्रकाश चलता है वो हमारा चलता है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3.00 गुणा 10⁸ मीटर एक सेकेंड में चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ चुकी हैं ये चीज़ें जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ। अब कांच में कितना चलता है प्रकाश, तो कांच में चलता है 2.00 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी एक सेकंड में 2 गुणा 10⁸ मीटर। कांच में किस गति से चलता है प्रकाश, तो कांच में चलता है 2.25 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से कांच में प्रकाश गति करता है। ठीक है, तो हमने प्रकाश की चाल देख ली। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में रहती है, निर्वात में रहती है। सबसे कम किस में रहती है, कांच में रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। तो हम सारी चीज़ें आज बिल्कुल क्लियरली समझेंगे। ठीक है, प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी मान लो ये कोई सतह है, यहाँ से हमने प्रकाश छोड़ा, यहाँ प्रकाश टकराया और टकरा के ऐसा लौट गया। ठीक है, तो जो यहाँ से प्रकाश टकराया इसको बोलेंगे हम आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन किरण। और यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा आपतन कोण। यहाँ जो किरण लौटेगी ये बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा वो होगा परावर्तन कोण। ठीक है, यानी किसी भी प्रकाश जब कोई सतह से टकराता है तो उसका आपतन कोण, परावर्तन कोण, या आपतन कोण और परावर्तन कोण और आपतन बिंदु एक ही माध्यम में होंगे। ठीक है, बात आई समझ में, एक ही तल पर स्थित होंगे। तो आयतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर रहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जिस कोण पर प्रकाश किसी भी सतह पर गिरेगा, मान लो यहाँ से हमने 45 डिग्री में इसको गिराया तो 45 डिग्री पर ही ये परावर्तित होगा। तो किसी भी किरण का आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ। आपतित किरण, आयतन बिंदु, परावर्तित किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही तल पर होंगे। देखो एक ही तल पर है, आपतन, परावर्तन और आयतन बिंदु एक ही तल पर होंगे। ठीक है, आ गया बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो आता है प्रकाश का अपवर्तन। वेरी इंपॉर्टेंट, इनके उदाहरण याद करके चलना। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। क्या, जैसे मान लो ये हवा है, ये कांच है, अलग अलग माध्यम है, यानी इस माध्यम से अगर हम प्रकाश को छोड़ेंगे, ये थोड़ा सा जो डायग्राम है थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो प्रकाश जो है ना, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यानी ऐसा हो गया है ना, हो गया कि नहीं ऐसा। तो ये क्या हो जाता है कि जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या होती है, दूसरी स्थिति क्या होती है, जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जैसे हवा से पानी में। ठीक है, हवा विरल माध्यम हो गया और पानी सघन माध्यम हो गया। तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जो भी अभिलंब होता है उसकी ओर झुक जाती है। जैसे मान लो यहाँ से हमने कोई किरण छोड़ी और अभिलंब ये है अपना सीधा
ये तो अभिलंब की तरफ ऐसी झुक जाएगी, अभिलंब की तरफ, है ना। तो ये जो होगी हमारी आपतित किरण होगी और ये होगी अपनी रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित किरण, ये इस तरफ हो गई, है ना। तो ये हवा हो गया हमारा कौन सा, विरल माध्यम, और पानी हो गया सघन माध्यम। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी कंडीशन बनती है प्रकाश के अपवर्तन में। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, जब कोई किरण सघन माध्यम से, अब क्या हो कि कोई भी किरण पानी से हवा में आए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आए, जैसे पानी से हवा में जाना, तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अब जैसे मान लो हमने पानी में से यहाँ किरण छोड़ी, अब ये अविलंब के पास में ना आकर, यहाँ देखो ये अविलंब के पास में आई थी, ये अविलंब से कैसी हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है ना। आ गया बात समझ में। तो अपवर्तन होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या था हमारा, पहला तरीका था कि जो भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। अब उस दिशा में परिवर्तित तो हो जाता है, तो इधर हमने क्या देखा, यहाँ पे इस तरफ परिवर्तित हो गया, यहाँ पे इस तरफ परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो अपवर्तन होता है जो प्रकाश का 3 तरीके से होता है। आगे चलते हैं, अपवर्तनांक के उदाहरण। अब प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण क्या होते हैं जो कि पेपर में हमेशा आते हैं, पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना ही है। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल, जब भी हम गिलास में अगर पेंसिल डाल दें तो अंदर से थोड़ी हुई टेढ़ी दिखती है, तो ये किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। टिमटिमाते हुए तारे किसका उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण। जो तारे टिमटिमाते, क्योंकि जो तारा होता है ना, जहाँ में दिखता है एक्चुअली में उसकी पोजीशन वहाँ नहीं होती है, वह उस पोजीशन से थोड़ा हुआ उठा हुआ होता है। मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, मछली देखी है हमने, जब भी हम मछली पानी में देखते हैं तो हमें ऊपर की ओर दिखती है, जबकि मछली गहराई में होती है। तो जब भी मछली का शिकार करें तो मछली को मारने के लिए इस तरीके से तीर को छोड़ें कि वह तीर गहराई में ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, क्योंकि मछली की जो स्थिति ऊपर की ओर दिखती है एक्चुअली में वहाँ वो होती नहीं है, वो थोड़ा सा गहराई में होती है, ठीक है। उसके बाद सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखाई देना, ठीक है। सूर्यास्त के कुछ समय पहले, यानी जैसे सूर्यास्त होता है, सूर्य डूबता है, और जब सूर्यास्त के बाद, पहले और बाद जो सूर्य दिखाई देता है ना, वो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो अपवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, पानी में डूबी हुई पेंसिल, टिमटिमाते हुए तारे, ठीक है, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। सीधी सी बात क्या है इसकी ट्रिक, कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति से जो उसकी वास्तविक स्थिति है, अपनी स्थिति से हटकर दिखाई दे। कैसा, जैसे ये इसकी वास्तविक स्थिति थी, लेकिन ये कैसी दिखाई दे रही, ऐसे यहाँ से हटकर दिखाई दे रही, थोड़ी सी हटकर दिखाई दे रही, जबकि सीधी आनी थी। तो जब कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से हटकर दिखाई दे तो उसे अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। देखो क्रांतिक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखना, पेपर में बहुत बार आ चुका है। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या होगा, आपतन कोण का एक ऐसा मान, यानी आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री हो जाए। आपतन कोण का एक ऐसा मान जिस पर अपवर्तन 90 डिग्री हो जाए। कैसा, जैसे इधर देखिए, जैसे हमने ये अपना एक माध्यम है, यहाँ से अपन ने किरण छोड़ी, ये अपना परपेंडिकुलर लाइन डली है, यहाँ से अपन ने एक किरण छोड़ी इस तरीके से, तो ये ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो जब भी इस तरीके का सिचुएशन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्रिटिकल एंगल या क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक है, ऊपर लिख चुका हूँ मैं, क्रांतिक कोण, है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पूर्ण आर्थिक परावर्तन क्या होता है, तो पूर्ण आर्थिक परावर्तन का संबंध क्रांतिक कोण से ही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रकाश की किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा हो, ठीक है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तब वह किरण वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आ गया समझ में, कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई प्रतीत होती है तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो वह क्या कहलाता है,
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन डली है, जब भी प्रकाश को यहाँ से हमने छोड़ा तो यहाँ से क्या हुआ कि प्रकाश यहाँ से ऐसा लौट के जैसे का तैसा आ गया, है ना। तो यहाँ पे जब हमने कोण देखा तो 90 डिग्री से, ये देखो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या समझे? ठीक है। अब इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं। पहला एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है? जो डॉक्टर यूज़ करते हैं एंडोस्कोपी, जिसमें हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को देखा जाता है, तो उसमें कौन सा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तारों का चमकना, कांच का टूटा हुआ भाग चमकना, कांच का टूटा हुआ भाग चमकना। आपने देखा होगा कि हमारा ग्लास टूट जाता है और हम दूर से देखते हैं तो वो चमकता है जैसे हीरा चमक रहा हो, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी में डूबी हुई परख नली का चमकना, पानी में डूबी हम परख नली डाल देते हैं उसमें तो वह चमकती हुई दिखाई देती है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशिक जो तंतु होता है अपना, ठीक है, जो कि संचार में यूज़ किया जाता है, संचार में उपयोग किया जाता है, संचार के साधनों में, तो उसमें भी कौन सा होता है? अपना पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रेगिस्तान में मारीच का दिखाई देना यानी भ्रम, ठीक है, इल्यूजन। हमने देखा होगा कि अक्सर हमें गर्मियों के दिन में रोड पर जाते समय ऐसा लगता है जैसे आगे पानी भरा हुआ हो, ठीक है। तो ये जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, यह एक इल्यूजन है, यह एक भ्रम है। तो हमने प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण भी जान लिए। आगे चलते हैं। अब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हम देखेंगे क्या होगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी जब भी श्वेत प्रकाश किसी भी एक कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसको ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे हमने इंद्रधनुष में देखा है, इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं, ये वर्ण विक्षेपण का ही कारण है। अब हम देखेंगे इसकी खोज आइजैक न्यूटन ने की थी, वर्ण विक्षेपण की खोज। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी सूर्य में जो प्रकाश होता है उसमें रंगों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें से लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और जामुनी बैगनी होता है, जिसकी हमने ट्रिक पढ़ी होगी 10th 12th में, बैजानी हपी नाला बिवग्योर, ठीक है। बैजानी हपी नाला, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। अब पूछे सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो होता है वो हमारा बैगनी रंग का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं लाल, हरा, नीला, ठीक है। लाल, हरा, नीला ये होते हैं हमारे प्राथमिक कलर। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं हनीला। क्या बोलते हैं? हनीला। हनीला इसको शॉर्ट में बना सकते हैं हम, इसको हनीला, हरा, नीला, लाल, हनीला इसको शॉर्ट में बना सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक रंग होते हैं ये, प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है। लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होगा, ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और विक्षेपण सबसे कम होता है। बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होगा और तरंग दैर्घ्य कम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन तीनों होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या तीनों, तो हम आंसर लगाएंगे तीनों, ठीक है। इंद्रधनुष ठीक 12 बजे दिखाई नहीं देता है हमें। इंद्रधनुष कभी भी 12 बजे दिखाई नहीं देता है और हमेशा सूर्य के विपरीत दिखेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिस दिशा में सूर्य उसी तरह दिशा में इंद्रधनुष दिखे। हमेशा इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत ही दिखाई देता है, ठीक है। इसके मध्य में हमेशा कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। देखो ये देख रहे हैं ना, हरा रंग। इसके मध्य में हमेशा कौन सा रंग होगा? हरा रंग होगा। किसके? इंद्रधनुष के मध्य में हमेशा हरा रंग होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। आगे चलते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जब प्रकाश धूल के कणों के कारण सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जब कोई प्रकाश पड़ रहा है और धूल के कणों के कारण वह बहुत ज़्यादा फैल जाता है धूल के कणों के कारण, तो उसको प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। यानी सीधी सी बात क्या है
जहाँ भी आपको कलर फैले हुए दिख जाएं उसको प्रकाश का विकिरण कहते हैं। उदाहरण, आकाश जो नीला दिखाई देता है हमें, ठीक है, क्योंकि हमारे वातावरण में छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, उसकी वजह से आकाश का नीला दिखाई देना क्रिया होती है, ठीक है। सूर्य के उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देना। अब सूर्य के उगते समय और डूबते समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है तो वह होता है प्रकाश के विकिरण के कारण। क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना, समुद्र में जो पानी नीला दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है। अब हम देखेंगे प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है देखेंगे। एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए, एग्जाम्पल ही ज़्यादातर वो पूछता है, ज़्यादातर क्या, हमेशा एग्जाम्पल ही पूछता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी अत्यंत छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तब वो किनारे से थोड़ा विचलित हो जाता है या अपने मार्ग से हट जाता है, उसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे ये हमारी दीवार है कोई, यहाँ ये छिद्र है, यहाँ से हमने टॉर्च जलाई और जब हमने टॉर्च जलाई तो यहाँ से प्रकाश पड़ेगा, लेकिन प्रकाश सीधा नहीं जाएगा, थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। यानी छिद्र का आकार जितना छोटा होगा विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। यानी आप जितने छोटे छिद्र से प्रकाश को गुजारेंगे वह उतना ही ज़्यादा अपने मार्ग से हट जाएगा। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है? जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगें समान दिशा में आगे बढ़ती हैं। यानी जब दो तरंगें जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हो, ठीक है, और वह समान दिशा में आगे बढ़ रही हों, तब उनके अध्यारोपण से माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मतलब आपकी कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे ये अपनी एक लाइन है, ठीक है, यहाँ से एक प्रकाश यूँ गुजर रहा है, यहाँ से एक प्रकाश यूँ गुजर रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। आयाम और आवृत्ति कैसी है? दोनों की बराबर है। तो इसकी जो आवृत्ति रहेगी, इसकी जो आवृत्ति, दोनों बराबर रहेंगी। तो ये जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इनमें तब इनके अध्यारोपण के माध्यम कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या शून्य रहेगी। तो यहाँ पर इनकी तीव्रता कैसी रहेगी? शून्य रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगी। तो यहाँ पे जो बल लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? 0 होगा। तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा व्यतिकरण? विनाशी व्यतिकरण। कौन सा व्यतिकरण बोलते हैं? विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ये अपना माध्यम है, यहाँ से एक प्रकाश की तरंग गुजरती है और यहाँ से भी एक प्रकाश की तरंग गुजरती है, ठीक है। अब ये जो प्रकाश की तरंगें हैं ये एक दूसरे को ऊपर की ओर खींचेंगी, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे को ऊपर की ओर खींचेंगी तो यहाँ भी फोर्स क्या होगा? हमारा 0 लगेगा, ठीक है। तो इसको इस वाली कंडीशन को बोलेंगे हम विनाशी, उस वाली कंडीशन को बोलेंगे कौन सा? संपोषी व्यतिकरण। आ गया व्यतिकरण समझ में। अब उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा व्यतिकरण का? वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हो, पानी में जब आपने पत्थर फेंका होगा, पानी में पत्थर फेंकने के बाद उसमें वेव बनती है, तरंगें बनती है ना, जो चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूमती हुई जाती हैं, है ना। तो ये किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का उदाहरण है। दूसरा कौन सा है? जब हम पानी पे तेल डाल देते हैं, जो तेल हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, रंगीन देता है, तो ये किसका उदाहरण है? व्यतिकरण का ही उदाहरण है। यानी जल की सतह पर फैली हुई तेल की सतह का चमकना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, हमने देखा होगा जब डिटर्जेंट जब हम डालते हैं पानी में तो उसके बुलबुले आ जाते हैं और बुलबुले हमें ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये भी व्यतिकरण का उदाहरण है। तो व्यतिकरण आ गया होगा समझ में, ठीक है। व्यतिकरण के बाद अब हम एक बार रिवीजन करेंगे, जिसमें क्या रिवीजन करेंगे? हम सबके उदाहरण रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम शुरुआत से सबके उदाहरण को देखते हुए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्रकाश, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश जो होता है, विकिरणों की प्रगति 2 टाइप की होती है। पहला होता है तरंग, दूसरा होता है कण, ठीक है। प्रकाश जो है वह हमेशा तरंग के हिसाब से चलता है, ठीक है, तरंग के रूप में चलता है। और जो प्रकाश का सिद्धांत दिया था वो हाइगेंस ने दिया था। कब दिया था? 1678 में दिया था, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे?
तरंगों के आधार पर प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे, एक होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? जो मैंने क्या बोला, जो इस तरीके से जाएंगी वो कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। जो इस तरीके से जाएंगी वो अनुप्रस्थ होंगी, और जो सीधा ऐसे ऐसे जाएंगी वो क्या हो जाएंगी? वो होगी हमारी अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम यानी किसी भी रास्ते की जरूरत नहीं है, प्रकाश कहीं भी जा सकता है। प्रकाश सबसे ज़्यादा गति कहाँ करता है? तो प्रकाश सबसे ज़्यादा गति निर्वात में करता है। निर्वात क्या होता है? एक ऐसी खोखली जगह जहाँ पर कोई गैस ना हो, उसको निर्वात कहते हैं। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर रहता है? प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पर निर्भर रहता है। अब प्रकाश की चाल के बारे में बात करें तो मैंने क्या बोला, जिस माध्यम का अपवर्तनांक का मान जितना अधिक होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। अपवर्तनांक क्या होता है? किसी भी माध्यम का वह गुण जिसमें पता चलता है कि प्रकाश किस वेग से गति करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। अब हम गति की बात करें तो प्रकाश सबसे ज़्यादा गति किस में करता है? निर्वात में, और सबसे कम कांच में। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो जब एक ही सतह से लौटकर कोई भी तरंग उसी सतह की तरफ लौट जाए उसको प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। जो तरंग किसी भी सतह पर पड़ती है उसको आपतन किरण बोलते हैं, जो निकल जाती है लौट जाती है वो परावर्तन किरण होती है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान हमेशा बराबर होंगे, यानी अगर ये 45 डिग्री है, यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपतित किरण, आयतन बिंदु और परावर्तन किरण एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब प्रकाश का जो अपवर्तन है वो 3 तरीके से होता है, मैंने बता दिया। एक कौन सा? एक यहाँ से होगा और थोड़ा सा विचलित हो जाता है। एक दूसरा क्या होता है कि यहाँ से पड़ता है और अविलंब की ओर झुक जाता है। तीसरा क्या होता है? ये सघन और विरल माध्यम में होता है। अब अगर सघन से विरल में ले जाएं तो ये क्या होता है? अविलंब से दूर की ओर भागता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा उदाहरण ही पूछा जाता है। तो उदाहरण होता है क्या? पानी में डूबी हुई पेंसिल, तारे के टिमटिमाते हुए दिखाई देना, मछली का वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना, और सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ये अपवर्तनांक के उदाहरण है। अब हमने सूर्यास्त के समय यानी सूर्य के 2 उदाहरण देखे हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो क्या होना है कि तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तनांक का उदाहरण है। दूसरा हमारा कौन सा था तारों का? दूसरा था, ये देखो ध्यान से, ये वाला देखो, सूर्य का, ये वाला सूर्य का उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देना। आप सुनना, उगते एवं डूबते समय जो लाल दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? वो है प्रकीर्णन का उदाहरण। दूसरा कौन सा है हमारा? यहाँ देखो, दूसरा है हमारा सूर्यास्त के कुछ समय पहले और कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना, लाल रंग का दिखाई देना। ठीक है, और लाल रंग का दिखाई देना, और क्या है अपना? सूर्य का स्थिति दिखाई देना। ये दोनों अलग अलग हैं। यानी स्थिति की बात करें तो अपवर्तनांक होगा, और यदि हम बात करें किसकी, लाल दिखाई देने की बात करें तो किसका उदाहरण होगा? तो हमारा प्रकीर्णन का उदाहरण होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से पे आ गए? अब आ गए हम प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन पे। तो इसमें क्या होता है? क्रांतिक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। जब भी क्रांतिक कोण का मान से ज़्यादा हो तो वो क्या लाता है? पूर्णांतिक परावर्तन होता है। उदाहरण, एंडोस्कोपी, हीरे का चमकना, कांच का टूटा हुआ भाग चमकना, पानी में डूबी परखनली चमकना, ऑप्टिकल फाइबर जिसका उपयोग हम संचार में करते हैं, और रेगिस्तान में मारीच का दिखाई देना यानी भ्रम। ठीक है, ये पूर्णांतिक परावर्तन के उदाहरण है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के उदाहरण कौन सा है हमारा? इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में तीनों चीज़ें होती हैं, परावर्तन भी होता है, पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, और अपवर्तन भी होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिखेगा। ठीक 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखता है। मध्य में हरा रंग होता है। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का, सबसे कम बैगनी का। सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण बैगनी का और सबसे कम लाल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए हैं प्रकाश के प्रकीर्णन पे। तो इसके उदाहरण कौन है? आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य के समय एवं डूबते समय लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना। ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण। ठीक है, अब आते हैं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब छोटे से छिद्र में से हम किसी भी प्रकाश को गुजारते हैं तब वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, वह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण देखें तो उसके उदाहरण होते हैं, जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का चमकना,
सावन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के व्यतिकरण के उदाहरण है। पानी में पत्थर डालने पर जो वेव उत्पन्न होती है वो प्रकाश के व्यतिकरण के ही कारण होती है, यानी व्यतिकरण के ही कारण होती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्लास में सभी बच्चे इसको लिखें, क्लास के सभी बच्चे इसको लिखें। जब भी क्लास लगेगी मैं इसको देखूंगा कि आपने लिखा या नहीं लिखा, और सारी की सारी चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, धन्यवाद।